एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के साथी मनोज मिश्र का। किसी तरह का उद्योग लगाने के इच्छुक एफपीओ अर्थात किसान उत्पादक संगठनों या व्यक्तिगत उद्यमियों या पार्टनरशिप फॉर्म आदि का अलग अलग आकांक्षाएं और आवश्यकताएं होती है। जैसे किसी को कुछ लाख रुपए में अपना उद्योग खड़ा करने की इच्छा होती है, तो कोई अपने एफपीओ या कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए के लागत वाला अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है। इसी तरह पहले से जो स्थापित उद्योग हैं, वो भी समय समय पर उनको भी विस्तार करने की या उनके आधुनिकीकरण करने की अथवा उनके विविधीकरण करने की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा सब किसी को आकर्षक अनुदान के साथ साथ ब्याज दर, बिजली बिल, स्टैम्प शुल्क व पंजीकरण शुल्क आदि में भी राहत की उम्मीद व ज़रूरत होती है। नए एफपीओ या उद्यमियों को तो लाभकारी उद्योग के चयन के करने, उद्यम स्थापना हेतु सही दिशा में कदम बढ़ाने, अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स की जानकारी व उसका प्रबंध करने, समुचित जानकारी के साथ साथ प्रोजेक्ट तैयार करने व अनावश्यक भाग दौड़ से बचने के साथ साथ बिचौलियों से भी बचने की ज़रूरत होती है। इन सब कार्यों के समय संपादन के लिए उन्हें एक ऐसे कुशल मार्गदर्शक की भी ज़रूरत होती है जो ससमय सही सलाह व समुचित मार्गदर्शन प्रदान कर सके, वह भी बगैर किसी शुल्क के। तो आपकी कारोबारी आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप आज हम एक ऐसी ही लाभकारी योजना के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें परियोजना की लागत पर तो आकर्षक अनुदान है ही, बैंक ब्याज दर पर भी अनुदान है, कई तरह के टैक्स में भी भरपूर राहत है। इतना ही नहीं, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित दूसरी योजनाओं का लाभ भी इस योजना के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको हर तरह के मार्गदर्शन व सपोर्ट के लिए भी एक अनुभवी टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप भी उपलब्ध है, और वह भी बिना किसी शुल्क के। तो है ना बेहतरीन और लाभकारी योजना। इससे पहले की योजना के बारे में विस्तार से बताया आपसे आग्रह है कि पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप हासिल कर सकें। आधी अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक स्थिति होती है। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। जिस लाभकारी योजना के बारे में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं उसका नाम है बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति। इसी को इंग्लिश में बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी कहते हैं, और इसी को संक्षेप में बाएप कहा जाता है। बाएप अर्थात BAIPP बाएप कहा जाता है। क्योंकि इस योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी, इसलिए इसको बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 भी कहा जाता है। आइए अब पहले योजना के स्वरूप को समझ लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत 7 सेक्टर हैं। इच्छुक एफपीओ अथवा उद्यमी अपने कारोबारी आवश्यकता व इच्छा के अनुसार इन 7 सेक्टरों के अंतर्गत आने वाले कृषि उत्पादों में से किसी का भी चयन करके उसके प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग व मार्केटिंग आदि के लिए उद्योग लगा सकते हैं। अब आइए इन 7 सेक्टरों के नाम और इनके अंतर्गत तैयार होने वाले विविध प्रकार के उत्पादों के बारे में थोड़ा जान लें। देखिए, इसके अंतर्गत जो पहला इस सेक्टर है वो है मखाना। आपको तो पता ही होगा कि देश के 85% मखाना का उत्पादन बिहार के मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, किशनगंज और अररिया जिलों में ही होता है। ये जिले मखाना के मामले में समझिए कि विश्व लीडर की भूमिका में है। तो बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 योजना के अंतर्गत इन जिलों में मखाना के प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करने तथा उसका पाउडर बनाने, जैसे मखाना के विविध प्रकार की मिठाइयाँ बनाने, चिप्स, खीर सहित विविध प्रकार के खाद्य आइटमों के तैयार करने के लिए उद्योग लगाया जा सकता है। अब दूसरे सेक्टर की जब हम बात करें आपसे, तो दूसरा जो सेक्टर है यह है फल और सब्जियों का। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के अंतर्गत जो दूसरा ये जो महत्वपूर्ण सेक्टर है फल और सब्जियों का, तो आप तो जानते ही होंगे कि फल और सब्जियों का उत्पादन तो पूरे बिहार में होता है। जैसे लीची, अमरूद, केला, आम, इमली, आलू, टमाटर, विविध प्रकार के मसाले व मशरूम इत्यादि। अब इन विविध प्रकार के फल और सब्जियों के अचार, पापड़, पाउडर, चिप्स, कुरकुरे, चटनी, जैम, जेली आदि विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों के निर्माण के लिए उद्योग लगाया जा सकता है इस योजना के अंतर्गत।
तीसरा जो सेक्टर है वो है शहद का, शहद, हनी। आप सभी जानते हैं कि देखिए बिहार में सबसे उन्नत किस्म का शहद का उत्पादन होता है, मगर यहाँ शहद प्रोसेसिंग उद्योग का घोर अभाव है। लिहाजा बाहरी राज्यों की कंपनियां हैं यहाँ के किसानों से औने पौने मूल्य पर शहद खरीद कर मालामाल हो रही है। और इस योजना के अंतर्गत शहद प्रोसेसिंग उद्यम के यहाँ जो घोर अभाव है, तो यहाँ के किसान जो है सो हमेशा लूटे जाते हैं, खसोटे जाते हैं। तो इस तरह का उद्यम यहाँ पर शहद प्रोसेसिंग यूनिट के लिए लगाया जा सकता है, इसमें अपार संभावनाएं हैं। चौथा जो सेक्टर है वो है औषधीय और सुगंधित पौधों से संबंधित। औषधीय और सुगंधित पौधों के बारे में आप तो आप जानते ही हैं कि जैसे देखिए इसमें औषधीय और सुगंधित पौधों के मामले में, उत्पादन के मामले में बिहार का पूरे देश में 9वां स्थान है। यहाँ औषधीय पौधों के अंतर्गत मुख्य रूप से सदाबहार, गुरमार, सर्पगंधा, कालमेघ, ब्राह्मी और शतावरी आदि का उत्पादन होता है। इसी तरह राज्य में पुदीना, लेमन ग्रास और तुलसी आदि सुगंधित पौधों की भी खेती होती है। आप जानते ही हैं कि आजकल सेहत के प्रति लोग कितने सचेत हो गए हैं। आयुर्वेदिक औषधियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अतः बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना के अंतर्गत औषधीय और सुगंधित पौधों पर आधारित विविध प्रकार के लाभकारी उद्योग लगाए जा सकते हैं। चौथा जो आपको बता रहे हैं वो है सेक्टर इस योजना के अंतर्गत वो है मकई यानी मेज। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा व समस्तीपुर, इन 5 जिलों का समझिए कि बिहार के कुल उत्पादन में 50% योगदान है। इसके अलावा लगभग सभी जिलों में मक्का का उत्पादन होता है। अतः बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के अंतर्गत मक्के के विविध प्रकार के आइटम जैसे फिश फीड, कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, सूजी सहित विविध प्रकार के खाद्य आइटम तैयार करने के लिए उद्योग लगाए जा सकते हैं। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत जो 6वां सेक्टर है वो है चाय, टी। हमारा और आप सबका दिन की शुरुआत होती है वो चाय की चुस्की से होती है। बिहार के किशनगंज जिले में चाय की व्यापक खेती होती है। अन्य पड़ोसी जिलों में भी इसकी खेती अब आरंभ हो रही है, मगर यहाँ प्रोसेसिंग उद्योग के अभाव के कारण दूसरे राज्य इसका फायदा उठा ले रहे हैं। अतः इस योजना के अंतर्गत चाय की प्रोसेसिंग, उसके टी बैग, ढीली चाय, बोतल बंद, डिब्बा बंद चाय आदि के इससे संबंधित विविध प्रकार के चाय आधारित उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। 7वां जो महत्वपूर्ण सेक्टर है बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत जिस पर उद्यम लगाए जा सकते हैं वो है बीज सीड। आप तो जानते ही हैं कि बिहार में विविध प्रकार के अनाज वाली फसलों जैसे दालों, फलों और सब्जियों की खेती व्यापक पैमाने पर होती है। जाहिर है कि विविध प्रकार के बीजों की यहाँ भारी मांग है, मगर यहाँ कुल बीज मांग की 3/4 हिस्सा बाहर से मांगना पड़ता है। बिहार कृषि प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनाज फसलों या फलों या सब्जी आदि के बीजों के लिए प्रसंस्करण उद्योग लगाया जा सकता है, इसलिए कि इसकी यहाँ भारी कमी है। तो ये सब 7 सेक्टर आप समझ गए इस योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत विविध प्रकार के उद्यम लगाए जा सकते हैं। अब आप भली बात जब समझ गए इस योजना के अंतर्गत 7 सेक्टरों के बारे में समझ गए क्या क्या लगाया जा सकता है, तो नए इसी एक बात इसमें बता दें कि देखिए नए उद्यम स्थापना के अलावा पहले से भी जो स्थापित उद्यम है इससे संबंधित, तो उसके इस योजना के अंतर्गत उसके विस्तार के लिए भी या उसके अपने उद्यम के आधुनिकीकरण के लिए या विविधीकरण के लिए भी आवेदन किया जा सकता है इस योजना के अंतर्गत। यानी केवल नए उद्यम ही नहीं लगा रहे हैं, पहले से आपके उद्यम है उसके विस्तार विकास के लिए भी या विविधीकरण के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि उद्योग की जितने सेक्टर हैं या उद्योग लगाने हैं, हम पहले ही बताया कि सबकी चाहत अलग अलग होती है, कोई लाखों में करना चाहता है, कोई करोड़ों में करना चाहता है। तो आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत जो इकाई लागत है इसके अंतर्गत आप न्यूनतम 25 लाख रुपए से लेकर अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक के लागत के उद्योग स्थापित कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन किए जा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आई जानकारी हासिल कर लें कि बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत कौन कौन से संस्थान या व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
और उसे कितना अनुदान मिलता है। आपको समझाने में सुविधा हो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि आवेदकों की श्रेणी को 4 भागों में बांट लेते हैं, 4 श्रेणी में बांट लेते हैं। पहला जो श्रेणी हम जो आपको बता रहे हैं वो है व्यक्तिगत उद्यमी, पार्टनरशिप फर्म, सीमित देयता फर्म और कंपनियां। ये पहला जो आपका श्रेणी है, यानी व्यक्तिगत उद्यमी, पार्टनरशिप फर्म, सीमित देयता फर्म और कंपनियां ये आवेदन कर सकती हैं। दूसरा जो श्रेणी है वो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अति पिछड़ा वर्ग, ये वर्ग भी आवेदन कर सकता है। तीसरा जो श्रेणी है वो है कोई महिला उद्यमी आवेदन कर सकती है, या कोई दिव्यांग है वो कर सकता है, या कि युद्ध में शहीद विधवा है वो कर सकती हैं, युद्ध में शहीदों की जो विधवा है वो कर सकती है, कोई तेजाब पीड़ित है वो भी आवेदन कर सकते हैं, या कोई थर्ड जेंडर है। थर्ड जेंडर आप समझते होंगे, थर्ड जेंडर के जो उद्यमी भी चाहें तो व्यक्ति चाहें तो भी आवेदन कर सकते हैं। और चौथा जो श्रेणी है आवेदन करने की वो है एफपीओ, यानी किसान उत्पादक संगठन। ये 4 जो श्रेणी आप समझ गए। अब इन चारों श्रेणियों के लिए जो अनुदान की जो राशि है वो अलग अलग गवर्नमेंट द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने का प्रावधान है। पहला जो सेक्टर आपको बताए वो पहला जो श्रेणी होता है वो व्यक्तिगत उद्यमी का, पार्टनरशिप फर्म का, सीमित देयता फर्म का या कंपनियों का। इसमें इस योजना के अंतर्गत इकाई लागत का 15% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। क्लियर है। दूसरी जो श्रेणी है एसटी एससी वर्ग का और अति पिछड़े वर्ग का, उसको 15% तो मिलते ही है, साथ ही साथ उनको 5% अलग से अतिरिक्त अनुदान सहायता, यानी टोटल इनको 20% अनुदान सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत। तीसरा जो श्रेणी आपको बता रहे थे वो है महिला उद्यमी का, दिव्यांग का, या युद्ध में शहीदों की विधवा का, या तेजाब पीड़ितों का, या थर्ड जेंडर जो है उनको जो श्रेणी है, ये लोग को भी 15% परियोजना लागत का 15% अनुदान मिलता है, प्लस 2% एक्स्ट्रा मिलता है, यानी अतिरिक्त अनुदान मिलता है। यानी टोटल इनको कितना मिलता है तो 17% उनको अनुदान मिलता है इकाई लागत का। चौथा जो श्रेणी एफपीओ का है, यानी किसान उत्पादक संगठनों का है, इनको श्रेणी को कुल परियोजना लागत का 25% यानी 25% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, यानी सबसे ज़्यादा इन्हीं को मिलता है। जाहिर है कि इससे बहुत सारे फायदे हैं एफपीओ को, एफपीओ को आगे बढ़ने का एक अच्छा जरिया भी है। तो एफपीओ को सबसे ज़्यादा अनुदान सहायता मिलती है 25%। अब अनुदान, अब समझ गए अनुदान को समझ गए, लेकिन इतना ही नहीं है, आवेदकों को अनुदान के अलावा और भी कई तरह के अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं इस योजना के अंतर्गत। जैसे आपको इस योजना के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति हो जाती है, यानी जो पंजीकरण शुल्क या स्टाम्प शुल्क जो भी लगता है उसका 100% आपको गवर्नमेंट द्वारा मिल जाता है राशि। क्लियर हो गया है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण आपको सहायता मिलती है अनुदान के अलावा की बात हम बोल रहे हैं, उसमें भूमि संपरिवर्तन शुल्क का 100% आपको प्रतिपूर्ति हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा कृषि भूमि है और उसको हम करा रहे हैं किसमें संपरिवर्तन, तो उद्योग में करा रहे हैं, उद्योग वाले भूमि में करा रहे हैं, व्यावसायिक भूमि में करा रहे हैं, तो उसमें जो टैक्स लगता है, जो उसमें जो शुल्क लगता है, वो जितना लगेगा उतना पुनः आपको गवर्नमेंट द्वारा मिल जाता है, यानी 100% प्रतिपूर्ति हो जाती है। तीसरा इसमें एक और लाभ आपको मिलता है, ब्याज पर भी अनुदान मिलता है, यानी आप लोन लेते हैं तो उसके जो ब्याज लगता है उस पर भी आपको अनुदान मिलता है। इसके अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि इसके अंतर्गत ब्याज दर 10% या सावधि ऋण के वास्तविक ब्याज दर जो भी कम हो वो परियोजना लागत का 30% होना चाहिए, उतना आपको वो मिलता है, ब्याज पर भी अनुदान सहायता प्रदान होती है। इसके अंदर जो चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको जो सहायता मिल जाती है वो ये है कि सभी नई इकाइयों के लिए नए उद्यम लगा रहे हैं आप, तो उस पर जीएसटी जो है, जीएसटी से संबंधित आपको 100% लाभ मिलता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको है। पांचवा जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, जो ये सब आपको बता रहे हैं अनुदान के अलावा आपको सहायता मिलती है, वो है बिजली शुल्क की, यानी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो 5 वर्ष तक 100% प्रतिपूर्ति की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, ये भी काफ़ी राहत है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत आवेदकों को कृषि आधारभूत संरचना निधि, यानी इसको AIF बोलते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहा जाता है, जो भारत सरकार की योजना है, इसका लाभ भी आपको मिलता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत योजनाओं का जो लाभ है
उसको भी आप इस योजना के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देखिए कितनी महत्वपूर्ण योजना है ये और कितना गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है इस योजना के तहत उद्यम लगाने के लिए। अब तो सपोर्ट समझ गए, अनुदान भी आप समझ गए, लागत भी समझ गए, आवेदक की श्रेणी भी समझ गए और आवेदक के अनुसार उनकी अनुदान राशि भी, अनुदान जो प्रतिशत वो भी आप समझ गए। अब हम लोग आइए थोड़ा जान लेते हैं कि तो इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं आवेदन के लिए। तो देखिए एक फॉर्मेट है, आवेदन का फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट में ही आपको आवेदन करने हैं। तो पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन पत्र होना चाहिए और साथ ही साथ जो अगर मान लीजिए कोई एफपीओ आवेदन करता है तो उसका एमओए, एओए, पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होता है, लगाना होता है। कोई आपके जो अन्य संस्थान है, जैसे मान लीजिए कोई सहकारी समिति है या कोई कंपनी है, तो उसके जो बाइलॉज होते हैं वो लगाने होते हैं। बैंक द्वारा प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी ऐसा होना चाहिए जो लचीला हो, जो पूरा दिखे कि हाँ वास्तव में कोई कॉपी पेस्ट ना किया गया हो और उसके आकलन पूरी तरह आकलन करके ही बनाया गया हो। और उसको जो कोई बैंक आपका जहाँ से आप चाहते हैं कि इसके माध्यम से हमें लोन मिले, तो उन्हें भी दिखा लीजिए, उनसे भी संस्तुत करा लीजिए, प्रमाणित कर लीजिए, हाँ ठीक है ये प्रोजेक्ट ठीक है, बढ़िया है। इसके अलावा आप रिजर्व बैंक द्वारा जो भी पंजीकृत बैंक है या वित्तीय संस्थान है, उनके से एक अंतिम ऋण स्वीकृति पत्र, यानी समझिए कि एक फॉर्मेट है उसका आपको मिल जाएगा। आगे आपको बताएंगे कहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा। उसी को उस फॉर्मेट पर लिखवा लेना है कि हम ये योजना अवेलेबल है और इनको ये स्वीकृति, इनको अगर विभाग इनको स्वीकृति देता है तो हम को भी ऋण देने में कोई दिक्कत नहीं, अभी ऋण दे सकते हैं। यानी इस तरह एक बैंक आपको लिख कर देता है, वो भी लगाने होते हैं। और साथ ही साथ रिजर्व बैंक द्वारा जो कोई भी अगर पंजीकृत बैंक है तो उसे जो टोटल आपको जो प्रोजेक्ट बना होगा, टोटल जो परियोजना रिपोर्ट होगा, उसका वो मूल्यांकन रिपोर्ट भी एक बैंक देता है, उसको भी आपको लगाने होंगे साथ में। साथ ही साथ कोई आवेदक है, कोई व्यक्तिगत है या मान लीजिए कोई एफपीओ का है, कोई उसके सीईओ के माध्यम से आवेदन किए या फिर डायरेक्टर के या फिर चेयरमैन उसके माध्यम से किए, तो उसका क्या पृष्ठभूमि है, उसका बायोडाटा क्या है, उसके क्षेत्र में क्या अनुभव है, उसको भी आपको लगाना होता है। साथ ही साथ आपका एफपीओ है या कंपनी है या सहकारी समिति है, तो टर्नओवर आपको दिखाने होते हैं कि आपको कितना टर्नओवर रहा है, ताकि वो संस्थान समझता है या बैंक समझता है कि हाँ इनका टर्नओवर इतना है, इनको इतना अनुदान में या फिर लोन देने में इनको देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको वो प्रदर्शित करने वाला आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो आपके पास बैंक का खाता का विवरण होना चाहिए ताकि लग सके कि कितना का टर्नओवर हो रहा है। और साथ ही साथ विगत 3 वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट आपको देना होता है। यदि आपकी कंपनी है या एफपीओ है या सहकारी समिति या फर्म है, इस मामले में उनको पिछले 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट आपको जमा करने होते हैं। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्तिगत उद्यमी है तो ज़मीन उनका है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आपके पास आप एफपीओ हैं या कोई समिति है या फिर आप कोई कंपनी है या कोई व्यक्ति भी है, ज़मीन अपना नहीं है, लीज पर लिए हुए हैं, तो उसका आपके पास लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। और ध्यान ये रखना चाहिए इस योजना के अंदर लीज कम से कम 30 साल का होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखने हैं। और एक आवेदक का अंडरटेकिंग लेना होता है और अंडरटेकिंग का फॉर्म है आपको मिल जाएगा, आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हो जाएगा, चाहे विभागीय वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ मिल जाएगा, या परफेक्ट विजन के कुटुंब में पर जाइएगा, वहाँ आपको पूरा गाइडलाइन आपको उपलब्ध हो जाएगा। वहाँ आपको अंडरटेकिंग एक फॉर्मेट है आपको मिल जाएगा, तो आवेदक से अंडरटेकिंग पर साइन करेंगे, उसको भरेंगे, वो भी लगाना होता है। और साथ ही साथ अपेक्षित पंजीकरण, कुछ ऐसे उद्यम है जिसमें स्थानीय प्रशासन से या विभाग से, संबंधित विभाग से आपको कुछ स्वीकृति पत्र लेने होते हैं, सहमति पत्र लेने होते हैं, कुछ पंजीकरण करना होता है, तो भी आपको लगाने होंगे। वो प्रोजेक्ट के हिसाब से डिपेंड करता है, आपके उद्यम के हिसाब से डिपेंड करता है, वो भी लगाने होते हैं। ये सब जो बताया आपको मुख्य पेपर यही है। इसके अलावा आप समझ जाइए कि ये तो समझ गए, डॉक्यूमेंट समझिए, अब आवेदन की प्रक्रिया के बारे में समझ लीजिए। देखिए इस योजना के अंतर्गत भी उद्यान निदेशालय बिहार की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना है। संबंधित वेबसाइट व विभागीय जो ईमेल आईडी है वो आपके स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा, या आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब एक बात और कि आपको लगा कि सर इतनी कैसे सपोर्ट कौन कर गया, कौन बताएगा, कोई ये बताने वाला नहीं है। इसमें बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है कि आपको पहले बताए भी थे आपको कि इस योजना के अंतर्गत आवेदकों को तकनीकी सपोर्ट प्रदान करने के लिए
उद्यान विभाग द्वारा एक टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप बनाया गया है। वो आवेदक को इनकी क्या करता है कि निःशुल्क सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करता है। टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप का जो मोबाइल नंबर है वो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इनसे आप संपर्क करके जो भी आपको जानकारी चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, कौन सा उद्यम का चयन करें कि ज़्यादा अच्छा होगा, तमाम तरह के जो भी आपके मन में शंका है तो तमाम तरह की चीज़ के लिए संपर्क करके आप इनसे जानकारी ले सकते हैं और इनसे सपोर्ट ले सकते हैं। तो इस योजना के बारे में आपको विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन एक और स्थान है जहाँ से आपको मिल सकता है, वो है आपके जिले के सहायक निदेशक उद्यान। वहाँ से भी आपको उनसे भी मिलिए, वो भी आपको इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। और कोई कन्फ्यूजन अगर बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी निसंकोच लिखिए, यहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी और आपको भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन किया जाएगा। हाँ, एक बात और, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की योजना से संबंधित विस्तृत गाइडलाइन आप विभागीय वेबसाइट से अपलोड कर सकते हैं, अथवा परफेक्ट विजन के कुटुंब ऐप पर जाइए, वहाँ भी उपलब्ध है, वहाँ से भी आप अवलोकन कर लीजिए और वहाँ से भी आप इसे अपलोड करके उसका विस्तृत अवलोकन करके और आगे बढ़िए। तमाम तरह के फॉर्मेट वगैरह, बहुत सारे विधि, उसमें तमाम तरह की चीज़, आवेदन का प्रपत्र सब दिया गया है। उसका देखिए, आपको सारी जो शंका समाधान है वो सब समाधान हो जाएगा उसमें। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो आप देर किस बात की, सोचकर विचार कर कदम बढ़ाइए, सफलता की देवी आपका इंतजार कर रही है। तो अब मुझे भी इजाज़त दीजिए, जल्दी मिलते हैं आपसे एक लाभकारी वीडियो के साथ। नमस्ते।